people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss a very important topic which is extremely crucial for your B school selection process, which happens to be the written ability test or WAT as we popularly know it. Okay? Okay, so what is WAT? So first of all, the full form of WAT is written ability test. Okay? So basically, how well do you express or write about a topic that is tested in this round. Now, it is a part of the selection process in many B schools where candidates are evaluated on their writing skills. तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो जान लेते हैं. सबसे पहले राइटिंग स्किल्स, अब किस तरह से लिखते हो किसी टॉपिक के बारे में. क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ डू यू अप्रोच अ टॉपिक, अब क्या सोचते हो उसके बारे में. एंड ability to present arguments or ideas concisely and effectively. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास बहुत ओपिनियंस होते हैं, हम सोच भी सकते हैं, शायद हम उसके बारे में लिख भी सकते हैं, बट जैसे ही कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद आप कितने इफेक्टिवली अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ये रिटन एबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम टेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, तो ये एबिलिटी टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज कंसाइजली एंड इफेक्टिवली. कंसाइजली एंड इफेक्टिवली क्यों इंपॉर्टेंट है? because every B school has their own constraints. Some tell you about page limit, some give you a word limit, और उसी में आपको खुद को एक्सप्रेस करना रहता है. तो ये हमें सीखना पड़ेगा वैट के लिए. ठीक है, अब काफी सारे लोगों को पता होगा, लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड जीडी, राइट, ग्रुप डिस्कशंस हुआ करते थे. Post pandemic a lot of things have changed. So one of the things which have been introduced, that is VAT. सो काफ़ी जगह पे ना अब जीडी नहीं होता है, वैट होता है. बहुत सारी जगह पे अभी जीडी फिर से होने लगा है, या दे इंट्रोड्यूस इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. बट रिटन एबिलिटी टेस्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू टेस्ट पीपल्स कैलिबर एंड देयर वे टू प्रेजेंट देयर ओपिनियंस ऑन अ टॉपिक इन अ कंसाइज एंड इफेक्टिव मैनर. ठीक है, अच्छा, अभी क्या स्किल सेट्स टेस्ट होते हैं जब हम वैट की बात करते हैं, तो एक्चुअली क्या स्किल सेट्स वो आप में टेस्ट करना चाहते हैं. सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचते हो किसी टॉपिक के बारे में. इफ आई गिव यू अ टॉपिक एंड आई गिव यू अ टाइम लिमिट, अ वर्ड लिमिट और अ पेज लिमिट, व्हाट आर योर थॉट्स और योर ओपिनियंस ऑन दैट टॉपिक. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज टेस्टेड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आप समझ पा रहे हो कि नहीं टॉपिक. लॉजिकल थॉट स्ट्रक्चर, that means your ability to present your ideas on a topic in an organized manner. देखो, टॉपिक्स हमेशा ऐसे ही होते हैं ना यूजुअली, जिसके बारे में रफली मेजॉरिटी लोगों को आइडिया है. ठीक है, तो टॉपिक्स आर वेरी कंटेम्प्ररी, दे वेरी इंटरेस्टिंग. सो कभी भी आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वेर यू आर नॉट एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ द टॉपिक until and unless you've never seen a newspaper in your entire life, or you are unaware, or you are living under a rock, which is not true for most B school candidates. ठीक है, अवेयरनेस सारे लोगों में होती है, बट उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर करना कि अच्छा मैं इसके बाद ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं इसके बाद ये लिखूंगी, ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये मेरा कंक्लूजन होगा, ये मेरे बॉडी के जो मेन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इसको स्ट्रक्चर करना ये अपने आप में इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. ठीक है, तो काफी सारी चीजों के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इट्स इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. थोड़ा बहुत भी अगर टॉपिक के बारे में आइडिया, आप समझ जाओगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, बट उसको समझने के बाद लॉजिकली अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करना ये एक चैलेंज हो जाता है लोगों के लिए. ठीक है, एंड देन ओवरऑल इम्पैक्ट, द इम्प्रेशन क्रिएटेड ऑन द माइंड ऑफ द रीडर. नाउ रिमेंबर, वो जो टॉपिक आपको दिया गया है वो आपका इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, राइट. इट इज गिवन टू अ लॉट ऑफ पीपल, देन वी हैव डिफरेंट आइडियाज इन अ बास्केट. नाउ आप किस तरह से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करो कि इम्पैक्टफुल लगे वो रीडर को, इंटरेस्टिंग लगे, एंड ही और शी शुड फील दैट यू आर एलिजिबल टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड. आई वुड लाइक टू नो द ओपिनियंस ऑफ दिस कैंडिडेट बेटर, आई वुड लाइक टू हैव अ पीआई विद दिस वन. ठीक है, तो क्या इंप्रेशन आप क्रिएट करते हो विद जस्ट योर वर्ड्स, योर सेंटेंसेस, योर आइडियाज, योर थॉट प्रोसेस, दैट इज योर ओवरऑल इम्पैक्ट. तो 3 चीजें टेस्ट होती है वैट में: थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इम्पैक्ट. ठीक है, ओके, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर आस्क्ड इन वैट. देखो, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि टू कैटेगराइज और टू सब कैटेगराइज एज सच, बट ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, एक अगर हमें कैटेगरीज में डिवाइड ही करना है, तो यूजुअली ये कैटेगरीज बनकर आते हैं. सबसे पहला, फैक्ट बेस्ड.
विल डिस्कस ईच वन इन डेप्थ इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। फैक्ट बेस्ड, नाम से ही क्लियर है, फैक्चुअल टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिसके बारे में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी कर्टेल हो जाती है। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी because as a person who is asking you or given you a certain topic which is fact based, I expect you to come up with factual stuff. I am not expecting stories, I am not expecting flowery language, I am expecting raw, honest, authentic statistics, data और stuff, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनके फेवर में काम करते हैं, who are very well read, who know what is happening in and around. Usually ये current topics पे ज़्यादा होते हैं, so it works really well for people. And for others who have not really like studied their GK portions well, ये उनके लिए एक चैलेंज है। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेट करने का शायद स्कोप नहीं होता, बिकॉज ये टॉपिक्स ही बहुत फैक्चुअल और लाइक इट्स वेरी टॉपिक ड्रिवन, ठीक है। तो उसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं पता होने से इट क्रिएट्स अ चैलेंज। Second type of topic is argumentative. So argumentative as in you need to pick a side. So कोई ऐसा topic जिसका for और against हो सके, either you support it or you go against it. You will have to pick a side and obviously you will have to come up with justifications, right? Now ऐसे topics में we expect that you have a balanced approach, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है who are extremely vocal and passionate about a topic. Now, why do I say that? Usually, I have seen that if there is a topic that you personally connect with, your way of expressing your opinions, it changes drastically compared to a topic about which you have little or no idea. तो कभी कभी ना आप वो there is a certain way in which to express your opinions, तो वो balanced approach आप create नहीं कर पाते जो रीडर देखना चाहता है आपके टॉपिक्स के थ्रू। It seems very like one-sided. Obviously I want to know your take that finally आप इस साइड जा रहे हो या उस साइड जा रहे हो, are you supporting it, are you going against it? But then I would also like to know if you are mature enough to have a balanced stance. That tells me a lot about an individual, ठीक है। क्रिएटिव या एब्स्ट्रैक्ट, नेम itself suggests इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है। दिस इज द टॉपिक वेर यू कैन प्ले अराउंड विद द टॉपिक। The plus point is there are no right or wrong answers. So factual में थोड़ा ये दिक्कत आता है कि you have to be really specific and detail oriented, data driven. But creative में ऐसा नहीं है, ठीक है। creative में you are allowed to play around with the topic. But problem होती है कि जहाँ पे भी कुछ ऐसे topics आ जाते हैं ना, you don't get a starting point. You don't know where to start from, what to do with the topic, because it is so out of the world, ठीक है। काफी लोगों के लिए it is out of the world. This topic goes well for people who are, let's say, innovators or very creative, right? काफी सारे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप उन्हें कुछ भी दे दो वो बोलते रहेंगे उसके बारे में घंटों, ठीक है। उनके लिए ये फेवर कर जाता है कभी कभी। और ऐसे लोग who are really who fall into this category कि मुझे कुछ डेटा ड्रिवन दे दो, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट जहाँ क्रिएटिवली मुझे कुछ आप क्रिएट करने बोलो, कुक करने बोलो, वहां पे आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। तो उनके लिए ये थोड़ा दिक्कत करता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझते हैं इसको। चलो, फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं फॉर एवरी टॉपिक, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो चलो, जैसे देखो, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, ये फैक्ट बेस्ड है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता है, यू कांट राइट अ लॉट, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको पता होने चाहिए। नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स दैट देयर वाज a 7.1% इंक्रीज, गुड इफ यू नो दैट, गुड इफ इट दैट इंपॉर्टेंट अ डेटा, बट रफली मुझे ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जा किधर रहा है, क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, घट रही है, कैन आई कंपेयर इट विद पास्ट डेटा, how can I present my topic, and then I have to discuss about impact of artificial intelligence. So एक चीज हमेशा किसी की टॉपिक के बारे में याद रखना, एड्रेस क्या क्या पॉइंट्स को करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बारे में आपको ज्यादा पता होता है आप उसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हो, टॉपिक से डिविएट हो जाते हो। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, बट आप इतना ज्यादा लिख दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बारे में कि ये जो इम्पैक्ट वाला पार्ट है जो डिस्कस करना था कि एआई का इम्पैक्ट क्या है,
ये आपने एड्रेस किया ही नहीं, या लास्ट में कहीं सिर्फ 3-4 लाइन्स में एड्रेस किया, दैट इज नॉट अ गुड टेक ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे आपके पॉइंट्स कटेंगे, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, थॉट प्रोसेस, कि आप किस तरह टॉपिक को ग्रैस्प कर रहे हो, वहां पे तो मुझे दिक्कत आएगी एज अ रीडर कि अच्छा समझा नहीं शायद टॉपिक। तो और क्या क्या टॉपिक्स है, इंडिया जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस। देखो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, आप क्रिएट नहीं कर सकते, कुक नहीं कर सकते, तो ये फैक्चुअल है, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, द चैलेंजेस, देखो यहाँ पे भी दो चीज बतानी है, करंट सिनेरियो भी बताना है, चैलेंजेस भी बताना है। कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाते आप लोग टॉपिक्स को या सब क्वेश्चंस को, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया परफॉर्मेंस इन ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग्स, अगेन देखो ओवर द डिकेड, तो अगर हमें नहीं पता है इस बारे में कि ग्लोबल इनोवेशन किस तरह से हो रहा है, इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रही है, सो आई विल बी इन ट्रबल। सो प्लीज मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग सम टाइम like going through your current affairs, going through like happenings in the world, एकदम अनअवेयर होकर नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंटेटिव, यहाँ पे साइड्स लेने की बात होती है, ठीक है। शुड इंडिया लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो। आई वुड वांट रीजंस, आई एम ओके विद ईदर स्टांसेस। ऐसे क्वेश्चंस में ना आप कभी ये मत सोचना कि रीडर क्या आप सोचेगा, कि व्हाट इज अ गुड, लेट्स से कभी कभी होता है ये चीज कि दिस इज समथिंग विच सीम्स कंफर्टेबल टू मी, ठीक है, इट इज कंफर्टेबल, कि शायद लोग, अगर मैं ये साइड लू ना, ये लोग देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। आप कौन सी साइड लोगे, सिर्फ इस चीज पे बेस्ड होना चाहिए आपको कौन सी साइड के बारे में ज्यादा पता है और किसको आप लॉजिकली बेहतर जस्टिफाई कर सकते हो। सो लेट्स से एक एग्जांपल मैं देती हूँ सेकंड टॉपिक का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इज इट द राइट स्ट्रैटेजी। अब ऐसा हो सकता है कि पर्सनली मुझे लगे कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है, बिकॉज प्रॉबली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे इससे पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है इस चीज से, बट सॉलिड पॉइंट्स ज्यादा दूसरे साइड पे है मेरे पास, दैट आई वुड रैदर सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन बिकॉज डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स मेरे पास उसके लिए ज्यादा है। तो ध्यान रखो यहाँ यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट कि कौन सी चीज को आप लॉजिकली बेहतर जस्टिफाई कर सकते हो rather than इमोशनली बीइंग कनेक्टेड टू वन साइड। ऑब्वियसली आई विल पुट फॉर्थ बोथ द पॉइंट्स, थोड़ा बैलेंस्ड वे में मैं एक्सप्रेस करूंगी टॉपिक को, बट मेरा जो पॉइंट है वेर आई फॉर्मली स्टैंड, कंक्लूजन में ये क्लियर होना चाहिए द विच वे आई एम ट्राइंग टू गो, तो वहां पे मेरे पास कहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स है ये मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। और देखो शुड वोटिंग एज इन इंडिया बी रिड्यूस टू 16 ईयर्स, कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो, देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, आप जिसको ही बेहतर जस्टिफाई कर लो, आई एम ओके विद दैट। एज अ रीडर इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ वेरी न्यूट्रल स्टांस, आई डोंट प्री डिसाइड, और ये होता है दे डोंट प्री डिसाइड, तो आप इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो कि क्या सही परसीव किया जाएगा, आप किस स्टांस को ज्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकते हो, जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है। इज फ्री एजुकेशन एट ऑल लेवल्स फीजिबल इन इंडिया, ब्यूटिफुल टॉपिक, आपका क्या टेक है इसके बारे में, आपको लग सकता है कि यस एजुकेशन शुड बी मेड फ्री, या अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिस्कस कर सकते हो तो आप ये बोलोगे कि नो शुड नॉट बी मेड फ्री, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंटेटिव में भी ना कुछ फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स आ सकते हैं, अगर आपके पास डेटा नहीं है आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, एक्चुअली इट विल नॉट साउंड वेरी कन्विंसिंग, इट विल जस्ट साउंड कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस क्या होता है कि इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल बट देर इज नो सब्सटेंस, तो जैसे मैं पढ़ूंगी ना इट विल फील वेरी शैलो, वेरी हॉलो, तो कैंडी फ्लॉस नहीं करना है टॉपिक को, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई करने की जरूरत है, आपका वही है बेस, बेंचमार्क वही है, आपने कैट के लिए बहुत पढ़ाई कर ली, जैट के लिए बहुत पढ़ाई कर ली, बट इसके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाई की जरूरत है, हमें थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। Should social media platforms be regulated more strictly to curb misinformation? Beautiful, recent, contemporary topics, बहुत discussion चलती है इसके बारे में। Once in a while we call Mark Zuckerberg and we ask him, अच्छा क्या क्या कर रहे हो आप अपने प्लेटफॉर्म पे? Once in a while we have to get in touch with Elon Musk to ask, अच्छा क्या पॉलिसीज हैं, रेगुलेट हो रही है नहीं हो रही है? इंडिया में काफी कुछ चल रहा है इसके बारे में। अब देखो ये जो टॉपिक को आंसर करने के लिए अगर आपको हमारे आईटी मिनिस्टर का नाम पता है, अगर आपको पता है कि इससे रिलेटेड क्या डिस्कशन हाल फिलहाल में हुए, इसको एड्रेस करना आपके लिए इजी होगा। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ स्टांस, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग इट इक्वली वेल, एंड एज अ बी स्कूल कैंडिडेट it is expected that you sound mature,
ठीक है, यू कांट बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश, ठीक है, कि वही पॉइंट रिपीट 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 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई करने की जरूरत है। अभी देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है, इसका कोई बाउंड्रीज नहीं होता, राइट, क्रिएटिव है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आपको सारे टाइप के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, यू डोंट नो व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू गेट, सो आई जस्ट गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। देखो द अदर साइड ऑफ द रेनबो, अब इसका कोई हेड एंड टेल नहीं है, कोई इसको किसी तरह डिस्क्राइब करे, कोई किसी तरह डिस्क्राइब करे, अगेन नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अब मैं डेटा ढूंढने नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो अदर साइड ऑफ द रेनबो, फॉर यू इट कुड सिंबलाइज होप आफ्टर स्ट्रगल, फॉर समबडी इट कुड सिंबलाइज यू नो द रेनबो, जैसे ये रेनबो है ना, it could symbolize the bridge between your dreams and realities. So other side of the rainbow could be a reality, this could be your path, and this is the rainbow. ये एक टेक हो सकता है इसमें, ठीक है, बहुत कुछ पॉसिबल है, क्रिएटिव है ना, बहुत कुछ पॉसिबल है। स्ट्रगल कहाँ पे है, समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और हर टॉपिक लिख के प्रैक्टिस करो, शायद इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, बट क्या दिमाग में आप स्ट्रक्चर कर पा रहे हो टॉपिक को, ये एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 13, अब देखो क्लॉक में 13 ऐसा होता नहीं है, 12 तक ही होता है, राइट, तो क्लॉक स्ट्राइक्स 13 मतलब टाइम टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एक इंटरप्रिटेशन इसका ये हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट आई एम गिविंग यू फ्यू आइडियाज। वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज could be a beautiful world where everybody is united, could be a dangerous space because everybody could invade each other's privacy, there is no boundary, it could be a very unsafe space as well, ठीक है, not everybody is here with good intentions, तो दोनों साइड भी जा सकते हो, कैसे भी there could be lots of ways. The power of a single drop of water, यहाँ पे ना अगर आप मेटाफोरिकली टॉपिक को एड्रेस करो तो आप ज्यादा लिख पाते हो रादर देन लिटरली उसको एक्सपैंड करने का। जैसे मेटाफोरिकली मतलब लाइक सी दिस रेनबो, आई हैव कंसिडर्ड दिस रेनबो एज अ ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सो रेनबो ही है वो, बट मेटाफोरिकली इट लुक्स लाइक अ ब्रिज टू मी, ठीक है। तो अगर लिटरली वर्ड बाय वर्ड जाओगे तो एक्सपैंड नहीं कर पाओगे टॉपिक को, तो क्रिएटिवली सोचने का मतलब होता है कि मेटाफोरिकली व्हाट कुड दिस मीन, सिंबॉलिकली व्हाट दिस कुड मीन, ठीक है। द बटरफ्लाई इफेक्ट, स्मॉल चेंजेस विथ बिग कॉन्सिक्वेंसेस, इसका तो सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होगा आपका प्रेपरेशन जर्नी भी एक तरह से इसका एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई इफेक्ट। आप पढ़ाई करते हो, मॉक देते हो, देखते हो क्या गलत है क्या सही है, एंड देन यू वर्क ऑन इट, एंड देन स्लोली यू सी दैट अच्छा स्मॉल स्टेप्स लीडिंग टू बिगर रिजल्ट्स, एंड टुडे यू आर हियर all ready to ace the VAT PI rounds, ठीक है, defeating so many people along the way, right? So ये बटरफ्लाई इफेक्ट एक ये उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट अगेन लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, इट कुड बी लाइक बिट बाय बिट, जब आप काम करते हो और बड़ा रिजल्ट एक दिखता है, इट कुड बी वेरी ट्रू सोशल कॉजेस के लिए, इट इज वेरी ट्रू फॉर पीपल हु वर्क आउट, so day by day they build on their muscles and then they transform their entire physique into very fit individuals, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, सोचोगे तो बहुत कुछ है। चैलेंज ये है कि कभी इस सिचुएशन में शायद आप रहे नहीं हो तो थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, समझ में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। ओके, अभी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, अभी तक हमने समझा वैट क्या है, क्या टॉपिक्स रहते हैं, क्या स्किल सेट्स टेस्ट होते हैं। अभी इफ आई एम सपोज टू बी इवैल्यूएटिंग वैट, व्हाट एम आई गोइंग टू लुक एट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू लुक एट योर कंटेंट, कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है और आपके एविडेंस या एग्जाम्पल्स क्या है। इसका मतलब आई एम ओके इफ यू से द स्काई इज ग्रीन प्रोवाइडेड यू जस्टिफाई व्हाई डू यू थिंक द स्काई इज ग्रीन, ठीक है। अब इसको लिटरली नहीं लेना है कि अच्छा हम कुछ भी लिख सकते हैं एंड देन वी कैन लाइक जस्टिफाई इट इन व्हाटएवर वे वी वांट टू, नहीं, आप हर चीज को लॉजिकली ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, you have to be mature but you are free to express your ideas as long as you can back it with evidence and examples. I don't care if you are in the minority, that means that if there are 100 candidates, if 80 of them have taken a particular stance but 20 of them have taken a different opposite stance but they have justified it well, I am okay with those 20 people. There are no right or wrong answers. जो भी आप आर्ग्यूमेंट दें, it should be logical, it should be respectful, it should be dignified, it should be firm and it should be backed by evidence or examples, ठीक है। तो की लर्निंग क्या है? लर्न टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स विद एविडेंस, सिर्फ हवा में बातें करना नहीं है, ठीक है, ये है लर्निंग बेसिकली। और क्या है? अच्छा, लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब
आपके वेरियस पैराग्राफ्स बनेंगे ना व्हेन यू राइट वैट, इट इज नॉट सपोज टू बी लाइक वन सिंगल पैराग्राफ यूजुअली, राइट? तो हर एक पैराग्राफ एक आइडिया के बारे में बात करना चाहिए. सो लेट्स से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, एंड देन इफ यू आर देयर आर मल्टीपल पैराग्राफ्स बिफोर योर कंक्लूजन, एवरी पैराग्राफ शुड डिस्कस वन पर्टिकुलर आइडिया. सो एक आइडिया पकड़ो, उसको एक्सपैंड करो. अगर आप मिक्स करने लगोगे ना सारी चीजों को, इट विल लुक वेरी हैप्पीजार्ड. तो वहां पे मुझे समझ में नहीं आएगा एज एन इवेलुएटर दैट विच वे यू आर ट्राइंग टू गो, एंड इट विल फील वेरी मेश्ड अप. इट विल फील दैट यू नो देयर इज नो स्ट्रक्चर टू इट, ऑर्गेनाइज नहीं है. ठीक है? तो इफ यू फॉलो दिस, लेट वन पैराग्राफ डिस्कस वन आइडिया, इट्स इजियर फॉर यू ऑल्सो टू कलेक्ट ऑल योर थॉट्स एंड एक्सप्रेस इट वेल. ठीक है? एंश्योर लॉजिकल फ्लो बिटवीन सक्सेसिव पैराग्राफ्स. अच्छा, ये काफी बार ऐसा होता है ना कि हमारे पैराग्राफ्स ना डिसकनेक्टेड रखते हैं. ठीक है? अब आप इमेजिन करो खुद को, लेट्स से यू आर इवेलुएटिंग somebody's article or piece of writing who you do not know, absolutely unknown to you. You have to only judge by the kind of writing. और अगर इस तरह की कोई चीज आपके पास आए, कोई राइटिंग जिसमें पैराग्राफ्स के बीच में कोई लिंक नहीं है, एक पैराग्राफ डिस्कस कर रहा है चाइल्डहुड, एक पैराग्राफ डिस्कस कर रहा है लेट्स से योर जॉब, लेट्स से योर when you are employed, एक paragraph suddenly discusses about the native place of the person, then there is another paragraph discussing about engineering, hostel life. It is disconnected. ठीक है? तो मुझे जो ट्रांजिशन करना है फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, दे विल नॉट डिस्कस सेम आइडियाज, बट वो जो जंप होगा ना, इट हैज टू बी मेड रियली स्मूथ. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलग ही कहानी है. ठीक है? तो ये जो ट्रांजिशन पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ता है कि इसको थोड़ा स्मूथ बनाना पड़ेगा. सो एज अ रीडर व्हेन आई रीड इट, इट शुड सीम कोहेसिव टू मी. मुझे ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं मिलना चाहिए कि अच्छा वहां मैंने क्या पढ़ा था, अब यहाँ ये क्या हो रहा है, ये फीलिंग जैसे मेरे दिमाग में आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीस ऑफ राइटिंग. ठीक है? तो ये ध्यान रखना है. So one paragraph, one main idea, and paragraph should seem connected or cohesive. ठीक है? Language skills, focus on correct usage of words. Do not worry about using flowery language. बहुत लोगों का ये रहता है कि my vocab is not that strong. Don't worry, nobody is looking at your vocab. Simple, plain, error-free, grammatically correct English. बस. एंड की जगह और नहीं लिखो, और की जगह बिकॉज नहीं लिखो, जहां पे पंक्चुएशन नहीं चाहिए वहां पंक्चुएशन डाला हुआ है. दीज आर टर्न ऑफ्स फॉर द इवैल्यूएटर. ठीक है? कैपिटल लेटर्स का पता नहीं है, स्मॉल लेटर्स का पता नहीं है, बेसिक बेसिक एकदम बेसिक हाई स्कूल ग्रामर आती है ना सबको, नहीं जरूरत वो कैप की हमें. ठीक है? इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ you use the word that I was happy instead of I was ecstatic. I am absolutely fine. ठीक है? बट टेंस सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज नहीं करके आना, पंक्चुएशन, बेसिक पंक्चुएशन में एरर्स नहीं करके आना, सेंटेंसेस को शॉर्टर रखना, एरर कम होता है. डोंट कीप राइटिंग राइटिंग राइटिंग, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ. डोंट डू दैट. सिंपल, शॉर्टर, एरर फ्री सेंटेंसेस जिसको आप भी रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, सामने वाला भी कॉम्प्रिहेंड कर पाए. No need to use absolutely flowery language and extremely difficult words and refined versions of the words जो आपको यूसेज भी नहीं पता हो, शायद से एप्लीकेशन भी नहीं पता हो. वैसा मत करना. जो आपको समझ में आए उतना यूज करो, वैसे लैंग्वेजेस यूज करो. सिंपल, वी आर नॉट लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट. ठीक है? तो अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर में ऐसा लाइक ब्लंडर्स मत करके आना, इट सीम्स वेरी chaotic, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज. ठीक है? ओके. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक वैट लिखने का जो मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं. सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है. इंट्रोडक्शन मतलब सेट द बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट दे दो, एक बैकग्राउंड सेट कर दो. इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड. ठीक है? जस्ट ओपनिंग द टॉपिक. नाउ वो टॉपिक पढ़ के मुझे एक सरफेस लेवल आइडिया मिलता है ना, बर्ड्स आई व्यू जिसको हम बोलते हैं. It's good if you can start with something interesting, something that captures the attention of the reader. और usually वो क्या होता है, कोई quote हो सकता है, some statistic or anecdote to capture the attention, because काफी सारे लोग वही चीज लिखेंगे तो कभी कभी थोड़ा repetitive और monotonous हो जाता है रीडर के लिए. ठीक है? So if you're starting with something interesting, I would want to read into it. अच्छा कि this person might come up with something interesting, I might as well take my time to read through it. So introduction में just आप surface level introduce कर रहे हो topic को, and then
अटेंशन कैप्चर करने के लिए रीडर का कुछ एनेक्डोट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक, कोई कोट, ठीक है, दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। अभी बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी इज योर मीट एंड पोटेटोज ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है, क्या आप जिस्ट क्या है उसका, समरी, लाइक क्या आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, द मेन फोकल पॉइंट। तो उसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ हो सकता है विच इज सी हियर आई हैव रिटन इट एज पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन पैराग्राफ 3। सो बेसिकली 3 मेजर सेगमेंट्स, इट शुड बी सेगमेंट 1 इंट्रोडक्शन, सेगमेंट 2 इज बॉडी, एंड बॉडी में मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। तो पैराग्राफ में क्या, आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो आइडिया है जिसके ऊपर आप एक्सपैंड करना चाहते हो, वो फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, एनालिसिस। एनालिसिस वाई, अगर आप अपना ओपिनियन बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, और आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आपका टेक क्या है, तो एनालिसिस होगी ना वहां पे, तो इसीलिए एनालिसिस। जो भी आपका आइडिया है बेसिकली उसका एग्जाम्पल्स, कुछ एविडेंस, कुछ एनालिसिस। फिर एक और पैराग्राफ बिल्ड हो सकता है अगर लेट्स से दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक, लाइक आई टोल्ड यू बैलेंस्ड अप्रोच इज प्रेफर्ड, तो अनदर पर्सपेक्टिव आप डिस्कस कर सकते हो, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर है तो ये बैलेंस्ड अप्रोच दिखाने के लिए। लेट्स से यू फील दैट एजुकेशन शुड बी मेड फ्री एट ऑल लेवल्स इन इंडिया, ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट कर सकते हो दैट इन माय ओपिनियन yes it should be made free because this is an absolutely fundamental right, बट नेक्स्ट पैराग्राफ काउंटर आर्ग्यूमेंट में बैलेंस्ड अप्रोच दिखाने के लिए आप बोल सकते हो हाउएवर इंडिया करंटली कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल बिकॉज ऑफ सो एंड सो कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड अप्रोच अगेन यू कैन गो बैक एंड समराइज, जब आप अपना पॉइंट री इन्फोर्स कर सकते हो जो आपको लगता है, बट एक बैलेंस्ड अप्रोच देखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये बताता है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को कंसिडर कर रहे हो, ओके, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। पैराग्राफ 3, ऐसा हो सकता है यू गिवन अ टॉपिक जहाँ पे आप कोई सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो, तो जब लास्ट की तरफ आप आते हो ना, तो कोई सोल्यूशन, कोई रेकमेंडेशन, या आपका ये देखो योर स्टांस जो आप री इन्फोर्स करना चाहते हो, या अगर क्रिएटिव टॉपिक है तो कोई ब्रॉडर इम्पैक्ट, और जस्ट एलैबोरेट एंड यू आर ट्राइंग टू गेट थ्रू इट। सो देखो कोई भी ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे आप लेट्स से यू आर गिवन टॉपिक वेयर यू हैव टू एनालाइज, लेट्स से बजट एनालिसिस है या गवर्नमेंट पॉलिसीज का कोई एनालिसिस है, तो काफी सारे लोग ना जो फ्लॉज होता है बहुत इजी होता है हमारे लिए स्टेट कर देना कि गवर्नमेंट ने यहाँ गलती करी है, यहाँ गलती हुई है, ये हुआ है, बट व्हेन यू proceed towards the end we would like to know a solution or recommendation. So usually it is expected that we are mature people, okay, putting forth our opinions carry weightage, and hence we should not only focus on the problems. अगर आपको लग रहा है कि let's say our let's say Wi-Fi, okay, India is providing Wi-Fi at a very expensive rate, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा जिससे हम डिजिटली हम वर्ल्ड को कनेक्ट भी कर सके एंड साथ में हम प्राइसेस रिड्यूस भी कर सके, तो दिस इज नोन एज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो कोई तो हमारे पास रिकमेंडेशन होना चाहिए ना, हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेट करेंगे तो कैसे चलेगा। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रैप इट अप, तो सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आप प्रॉब्लम स्टेट करके वहां पे खत्म नहीं कर सकते, आप सोल्यूशन पे भी फोकस करो, आप कुछ रिकमेंडेशंस दो दैट टेल्स द पैनलिस्ट और द इवैल्यूएटर that you have a holistic view of the topic, you are not expressing your grudge, ठीक है। हमें वहां पे ऐसे अगर आपने मेरे डिसीजन मेकिंग के वीडियोस देखे होंगे ना, मैंने काफी बारी ये एग्जांपल्स में आपको ये चीज बताया है, वी डोंट वांट अडल्ट्स हु आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट जगह है कि जहां आप अपना ओपिनियंस तो रखो, ओके, लाइक पुट फॉर्थ योर ओपिनियन, बट कुछ सोल्यूशन के अराउंड भी जाओ, रिकमेंडेशंस भी करो, ठीक है, सिर्फ कंप्लेन नहीं करना है। तो ये समरी है हमारी, क्या हो सकता है अगर फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स है तो क्रोनोलॉजिकली हम उसको सेट कर सकते हैं, या थीमेटिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम बेस्ड एज इन लेट्स से वो टॉपिक है ना कि हाउ हैज इंडिया बीन परफॉर्मिंग ऑन द इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, तो वहां पे टाइम से हमें उसको रिलेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स वाली जो टॉपिक है, तो पहले कैसा था, अभी कैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले कैसा था, आने के बाद कैसा है, तो ये क्रोनोलॉजिकली हो सकता है, या थीम वाइज भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा फैक्ट बेस्ड टॉपिक है जो थीम्स में अरेंज करेंगे तो बेहतर आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, तो वो भी एक सही अप्रोच है। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है ना जहाँ पे फॉर और अगेंस्ट जाते हो आप, तो प्रेजेंट एविडेंस एंड रिबटल्स। रिबटल्स क्या होता है, रिबटल इज द ऑपोजिट ऑफ द स्टांस दैट यू हैव चोजन। सो लेट्स से यू वांट टू सपोर्ट, तो एक पैराग्राफ काउंटर फैक्ट का जो होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है,
and then you come back to your stance. तो वो rebuttal होता है when you when you reverse your thought process. इसको turn quote भी बोलते हैं, ठीक है, कि आप एक thought process से start कर रहे हो but reverse को भी आप analyze कर रहे हो. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मतलब क्रिएटिव टॉपिक जो होते हैं जहाँ पे बेसिकली कोई बाउंड्रीज नहीं होते, यू आर अलाउड टू इनोवेट. उसके लिए कनेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स और मेटाफर्स. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. रिमेंबर रेनबो को हमने ब्रिज की तरह डिस्कस किया था. तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स या मेटाफर्स से अगर आप उसको कनेक्ट कर सको, आप बेहतर उसको एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन था हमारा फर्स्ट सेगमेंट. जस्ट व्हेन यू ओपन द टॉपिक, गुड इफ यू कैन ओपन विद अ quote or an anecdote or a statistic which is really which captures the attention of the reader. फिर सेगमेंट टू बॉडी, मीट एंड पोटैटोज, इन डेप्थ जहाँ पे हम जाएंगे, तो उसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इट इज. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट कि अच्छा इस तरह मैं अगर एक्सपैंड करूँ तो मैं बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, अभी लास्ट कंक्लूजन. कंक्लूजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. I have seen a lot of people beautifully express the topic and then leave the conclusion hanging. It takes away from the entire topic. Okay, please understand this कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हो बट अगर उसको टाई अप नहीं कर रहे हो, अगर वो लग रहा है कि इट्स अप इन द एयर, it tells me that either you have not managed time properly or your ideas about the topic are half baked and hence you were not able to tie up the loose ends. So I will always as a reader look for a impactful conclusion. Conclusion is nothing but summarizing your main points in a concise fashion. Basically come back to where you have started from. ठीक है, तो एक समरी मुझे मिलनी चाहिए that okay, this is what I wanted to express. Reinforce your thesis or your stance. Okay, so let's say आप support कर रहे थे टॉपिक को, फिर rebuttal अपने present किया था, then come back that okay, but I firmly believe that this is how this should be. Come back, reinforce. End with a strong closing statement. So a strong closing statement could be a thought provoking question. You can always end with a question that the reader is forced to think about. It's a very beautiful way to end, where you leave the reader with a question, a thought provoking question. Okay, a call to action. Call to action again is, remember problem कुछ अगर discuss करें, recommendation दिया, तो call to action could be that this is what we should be doing, or we should take collective responsibility for this, or this is how this should go about, or this is how we should tackle this. तो एक call to action कि अच्छा ये हमें करना चाहिए, ये जानने के बाद हमें ये action लेना चाहिए. और futuristic outlook. Futuristic outlook is, although let's say presently this is what we are struggling with, but 10 years down the line, this is where I see my country to be, or this is where I see my education policies to be, this is where I see tech people, this is how where I see them to be, depending on the topic. क्या futuristic outlook है आप? ठीक है, तो a thought provoking question कि अच्छा आप उनके ऊपर छोड़ दो, रीडर के ऊपर, that what do you think about this. या कॉल टू एक्शन दैट ओके दिस इज व्हाट हाउ वी शुड बी गोइंग फॉरवर्ड, या ये हमें करना चाहिए, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और अ फ्यूचरिस्टिक आउटलुक दैट अच्छा 10 years down the line, 5 years down the line, 15 years down the line, दिस इज वेयर आई सी थिंग्स गोइंग. ठीक है, तो ये कुछ वेज हो सकते हैं कंक्लूड करने के. अच्छा, now what are the tips for scoring well in VAT? ठीक है, there are no tips which which is like एकदम मैजिक, कोई मैजिक वॉन्ड तो होता नहीं है. ठीक है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना पड़ेगा. अगर अभी तक भी आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है और यू आर नॉट वेरी रेगुलर विद इट, प्लीज बी रेगुलर विद इट. थोड़ा रेगुलरली पढ़ो, चीजों को समझो, इन डेप्थ समझो. ठीक है, हेडलाइंस मगअप नहीं करना है. ओपिनियन बनाने के लिए चीजों को थोड़ा इन डेप्थ समझने की जरूरत है. अभी AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रेट, बट अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं जिसमें आपको ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करना पड़े, तो थोड़ा इन डेप्थ तो पता होना चाहिए ना उसके बारे में. और दिस इज द टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दोज फेंसेस ऑफ विच स्ट्रीम यू कम फ्रॉम. ठीक है, सो it does not matter if you are a science, if you are a commerce graduate, you might have to attend a topic which is little tech oriented. Same goes for the techies out there. You might have to attend to a topic which is let's say budget oriented, or let's say quote unquote जो हम बोलते हैं ना कि कॉमर्स गाय का टॉपिक है, ये तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये बाउंड्रीज ये अभी तोड़ने की बारी है. यू हैव टू नाउ ऑल फ्लो एज अ सिंगल स्ट्रीम. तो ये आप बैरियर्स हटा दो अभी. ठीक है,
स्टे अपडेटेड अबाउट हैपनिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूजुअली आपको कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स बहुत मिलते हैं अटेंड करने को, तो ये करंट हैपनिंग्स क्या हो रही है अभी, नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, तो आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड इनफैक्ट देर आर सर्टन थिंग्स विच आर ग्लोबल टॉपिक्स, तो उसमें ना सिर्फ अगर आप इंडिया को छोड़ के कुछ अब्रॉड के भी एग्जाम्पल्स कोट कर सको, तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन, इट क्रिएट्स वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। ठीक है, रीड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लैंग्वेज बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि आप किस तरह की लैंग्वेज प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप डाइवर्स सोर्सेज से जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत फ्लूइड होता है, यू आर नॉट स्टैग्नेटिंग योर सीड्स ऑफ थॉट, वो अच्छे से फ्लो कर पाता है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोचेस बनती है आपकी। डेवलप अ हैबिट ऑफ प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, आप ना जब प्रैक्टिस कर रहे हो, एक प्रैक्टिस आप ये डेवलप करो, हर चीज को लिखो नहीं, सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स लिखो, उसके बाद आप एक्सपेंड करो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लो। सी एवरी कॉलेज हैज अ डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग यू इन वैट, कोई आपको पेज लिमिट दे देते हैं, कोई आपको वर्ड लिमिट दे देते हैं, कोई आपको टाइम लिमिट दे देते हैं, बट आप पहले ना बुलेट पॉइंट्स पे वर्क करने की कोशिश करो। तो हर कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया है आप पहले देख लो, और जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बुलेट पॉइंट्स लिखने की पहले आदत करो। तो या तो आप दिमाग में स्ट्रक्चर कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना जो पेन एंड पेपर है उसमें बुलेट पॉइंट्स पहले लिखो कि अच्छा दिस वे आई एम गोइंग टू अप्रोच द टॉपिक, एंड फिर आप उसको एक्सपैंड करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वरना ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ये नहीं आ पाएगा, हैपेजार्ड हो जाएगा। ठीक है, नया है ना हमारे लिए, स्टिल गेटिंग इनटू द प्रोसेस, तो ये स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। तो पहले आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो, फिर उसको एक्सपैंड करो। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस भी करो, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करो। फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स बिना टाइम लिमिट के प्रैक्टिस करो, बिना वर्ड लिमिट के प्रैक्टिस करो, बस बुलेट पॉइंट्स लिखने की प्रैक्टिस करो। तुरंत अगर आप उतना इसमें जाने की कोशिश करोगे ना विद अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, आप शायद नहीं प्रेजेंट कर पाओगे खुद को, फिर टाइम प्रेशर आ जाएगा। तो फर्स्ट 10 टॉपिक्स जस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स, उसको लॉजिकली अरेंज करने की कोशिश करो, बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्रेस करो। बाद में आप जिस कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अकॉर्डिंगली उसके जो रूल्स है आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। ठीक है, लर्न टू प्रैक्टिस राइटिंग विद इन, देखो ये डिस्क्राइब टाइम लिमिट हो सकता है, वर्ड लिमिट हो सकता है, पेज लिमिट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच विच बी स्कूल वैट आर यू अपियरिंग फॉर। ठीक है, ये बाद का प्रोसेस है, पहले 4 चीजें सॉर्टेड होगी तब आप ये कर पाओगे। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, रीड अ लॉट, रीड रेगुलरली, रीड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, अरेंज योर थॉट्स, learn to write bullet points, and then stick to this word limit, page limit or time limit. ठीक है, so we have come to the end of this session, right? I hope I have cleared most of your queries regarding VAT. That was the objective of this session. If at all there is something that I might have missed, feel free to comment down below and I'll try and clarify your queries. So thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.